हमारा लेक्चर is about material primary and secondary sources of international law. कि इंटरनेशनल लॉ को हम लोग लेते कहाँ से हैं, इसके जो बुनियाद है, इसकी जो हमारे पास जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कहाँ से उनको हम लोग गैदर करते हैं, उसके ऊपर बेसिकली आज का लेक्चर है। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें आखिर सोर्सेज मालूम करने की या सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत ही पेश क्यों आती है। हमने वीकनेसेस डिस्कस की थी इंटरनेशनल लॉ की, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल लॉ के लिए, वैसे तो हर लीगल सिस्टम के लिए एक लेजिस्लेचर होता है जिसने लॉज बनाने होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है जिसने उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, एक कोर्ट्स का स्ट्रक्चर होता है जिसने बेसिकली उन लॉज की इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि ये किस हद तक कैसे इनको समझा जाएगा। तो इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेजिस्लेचर भी नहीं है प्रॉपर, एग्जीक्यूटिव प्रॉपर नहीं है, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर ऐसी कोई सिंगल बॉडी नहीं है जो लॉज क्रिएट करती हो जो कि सब स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग हो। हमारा कोई ऐसा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो जिसकी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन हो, यानी कि जो सब के ऊपर लाजम मलजूम हो कि इसने जो डिसीजन दिया है वो उसको माने, जो वो लॉज को इंटरप्रेट करें, वो लॉज को एक्सटेंड करें, वो सारी चीजें। तो हमें ये होता है कि फिर लॉज को ढूंढा कहां से जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है, where the law is to be found and how one can tell whether a particular proposition amounts to a legal rule or not। कि एक खास सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो गए हैं, खास एक इशू क्रिएट हो गया है इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो क्या वो लीगलिटी में आएगा या जनरल रूल में देखा जाएगा, उसको कैसे देखा जाएगा। तो एक तो ये सिचुएशन है, इसके साथ ही एक और चीज भी है, वो क्या है, अनार्किक नेचर ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। अनार्किक नेचर से क्या मुराद होता है कि ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं बैठी हुई, ऑल एंटिटीज आर इक्वल। जैसे आप ये समझ लें, चार उंगलियां बराबर कर लें, ये चार उंगलियां बराबर कर लें, वैसे तो उंगलियां बराबर नहीं होती, ये सारी आपस में बराबर हैं। किसकी किसके ऊपर सुपीरियरिटी है ये कोई भी डिसाइड करने वाला नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो अनार्की, वहां पे अनार्किक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसमें अगर ये रूल्स रेगुलेशंस इंटरनेशनल लॉ ना हो तो जिसका जो दिल में आए वो करता रहे। लेकिन हमें यह भी पता है कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है, ये असर्टेनेबल है, इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। कुछ सोर्सेज इसके अवेलेबल हैं जहां से हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के आपस में जो कंडक्ट किया जाता है उनका कैसे उन्होंने कंडक्ट करना है, किस तरह उन्होंने बिहेव करना है एक दूसरे के साथ, कैसे किन रूल्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने बिहेव करना है, वो हम उन सोर्सेज से लेते हैं। अब उन सोर्सेज में से सबसे पहला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38(1) है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन भी आता है, आर्टिकल 38(1) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में कहा जाता है, इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड कंप्लीट स्टेटमेंट एज टू द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज बताता है कि वो कौन कौन से हैं और कहां कहां से आते हैं। वो कहता है, ये जो आर्टिकल 38(1) है, ये कहता है कि इसके फंक्शंस विल डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ सच डिस्प्यूट्स एज आर सबमिटेड टू इट। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएंगे shall apply, number 1, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, चाहे वो जनरल कन्वेंशंस हैं सारी कम्युनिटी के या पर्टिकुलर कन्वेंशंस हैं आपस में कोई खास मीटिंग्स हुई हुई हैं कुछ खास स्टेट्स की, वहां पे एस्टेब्लिशिंग रूल्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट्स। मतलब कोई जर्नल आपस में कन्वेंशन हुआ या कुछ खास स्टेट्स का कन्वेंशन हुआ, उन्होंने आपस में कुछ रूल्स रिकॉग्नाइज कर लिए कि हम आपस में ये डील्स करते हैं, उन डील्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखेगा। ये एक सोर्स हो गया। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल कस्टम्स, ऐसी वो रिवायात जो चलती आ रही हैं, एज एविडेंस ऑफ अ जर्नल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। जर्नली जो स्टेट्स आपस में प्रैक्टिस कर रही हैं एक दूसरे को डील करने में, जिनको लॉ के तौर पर एक्सेप्ट किया जा चुका है, वो भी इसमें डील किया जाएगा। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस,
मतलब धोखा नहीं देना, माल असबाब किसी का चोरी नहीं करना, किसी के सॉवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं करना, किसी की टेरिटरी के ऊपर कब्जा नहीं करना, किसी के नेशनल को इलीगली अपने ऊपर अपनी कस्टडी में नहीं रखना। ये जर्नल आप प्रिंसिपल्स कह सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। और चौथे नंबर पे, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of various nations। ये सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ के। जुडिशियल डिसीजन डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट केसेस को डील करते हुए जजेस ने जो डिसीजंस दिए इंटरनेशनल सिनेरियो केसेस को डील करते हुए, वो भी सोर्सेज के तौर पर गिने जा सकते हैं। या मुख्तलिफ कौमों के जो पब्लिसिस्ट्स हैं, मुख्तलिफ कौमों के जो राइटर्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, या पॉलिटिकल साइंस के, या इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो क्वालिफाइड पब्लिकेशंस हैं वो भी सोर्सेज के तौर पर लिए जाएंगे। लेकिन ये जो आखिरी सोर्सेज हैं ये सब्सिडरी मींस ऑफ इंटरनेशनल लॉज हैं, यानी कि ये प्राइमरी तस्वर नहीं किए जाएंगे, ये सेकेंडरी तस्वर किए जाएंगे। ये ओवरऑल हमारे पास एक आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको ये दे देता हूं क्योंकि ये चीज आपके पास होनी चाहिए। यहां तक समझ आ गई जी? द लास्ट वन इज आर्टिकल 59। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे पेस्ट तो नहीं हो रहा, ये क्या वजह है? पेस्ट क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे? चलें वो मैं व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब हम इन सारी चीजों को बारी बारी डील कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कस्टम्स। ये सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं, कहां से हम इंटरनेशनल लॉ को लेते हैं, सर्टेन करते हैं। सबसे पहला सोर्स है कस्टम्स। कस्टमरी लॉ इज फाउंडेड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एक्टिविटीज। स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं एक दूसरे के साथ, एंड द कन्वर्जेंस ऑफ प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कॉमनली, जिनके ऊपर सब कन्वर्ज हो गए, जिन्होंने सबको एक्सेप्ट कर लिया है। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको लें, व्हाट स्टेट्स एक्चुअली डू will be considered as customs। अगर हम ये देखें कि कस्टम्स को ही अगर हमने लेना है इंटरनेशनल लॉ के सोर्स के तौर पर, तो फिर हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो क्या? कि इंटरनेशनल लॉ को, जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल यूजेज से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसा नहीं होता कि स्टेट्स अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें उस बिहेवियर के ऊपर जो उनको लीगली कहा जाए कि ये आपने काम करना है, बिकॉज एवरीवन इज सॉवरन। कोई भी किसी चीज से भी इनकार कर सकता है, कोई भी स्टेट कोई अच्छा काम कर सकती है। दे कैन परस्यू अ लाइन ऑफ कंडक्ट जस्ट ऑन द फीलिंग ऑफ गुडविल, या इसलिए भी वो ये काम कर सकते हैं कि रेसिप्रोसिटी का अमल होगा, कि हम अच्छा किसी स्टेट के साथ करेंगे तो वो स्टेट भी हमारे साथ अच्छा करेगी। स्टेट्स लाजमी नहीं कि दूसरे टूरिस्ट्स को अलाउ करें, मतलब नेशनैलिटी के लिए कुछ रूल्स हैं, टूरिज्म के लिए कुछ रूल्स हैं। अब किसी स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो किसी भी टूरिस्ट को अलाउ करे या सैटेलाइट्स लॉन्च करे। अभी हम लोग गूगल सर्विसेज फ्री यूज करते हैं, गूगल पोजीशन सर्विसेज फ्री यूज करते हैं, इस तरह की और काफी सारी सर्विसेज हैं जो सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लाजमी नहीं कि स्टेट इनके ऊपर अमल दरामद करें। कोई लॉ ऐसा नहीं है जो इनको इम्पोज कर रहा है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो स्टेट्स के ऊपर ये इंपोजिशन लगाए कि तुमने किसी दूसरे मुल्क को एड देनी है, या अफगानिस्तान में तुमने गंदम पहुंचानी है, या यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी तो तुम ऐसे हेल्प कर सकते हो या वैसे कर सकते हो। तो बेसिकली है क्या, सिर्फ ये नहीं कि इफ अ थिंग इज बीइंग डन सो दैट इज सपोज टू बी डन। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उनके ऊपर लाजमो मलजूम है कि वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमरी लॉ एक रिटन सोर्स नहीं है। जैसे हेड्स ऑफ स्टेट, जब एक हेड ऑफ स्टेट दूसरी मुल्क में जाके करता है तो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब उससे अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है तो उसको आप वो नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई
लीगल एक्शन नहीं आप ले सकते। उसके पीछे दो एलिमेंट्स हैं। पहले नंबर पे तो ये कि इसको फॉलो करने के लिए फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए, देयर मस्ट बी वाइड स्प्रेड एंड कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिसेस। मतलब स्टेट ये काम जर्नली अडॉप्ट किए हुए हों। स्टेट इन जर्नल हैव द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू आपके जो हैं विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट। और सेकेंडली क्या है, देयर हैज टू बी व्हाट इज कॉल्ड ओपिनियो ज्यूरिस। ओपिनियो ज्यूरिस क्या होता है? अ बिलीफ इन लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब स्टेट उसके ऊपर यकीन रखती है कि ये मेरे ऊपर बाइंडिंग है, ये काम मुझे ये करना चाहिए। स्टेट्स मस्ट अकॉर्ड इम्यूनिटी बिकॉज दे बिलीव दे हैव अ लीगल ड्यूटी टू डू सो। तो कस्टम्स इस तरह डील किए जाते हैं, कस्टम्स किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, कस्टम्स किसी के ऊपर लाजमो मलजूम नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्या उसे कहते हैं, रेसिप्रोसिटी, आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं उनको उनकी कंटिन्यूटी के लिए लेकर चलना। अब कोई भी नई गवर्नमेंट आ जाए या नया कुछ आ जाए तो वो ये नहीं करेंगे कि आज के बाद जो हमारी तरफ दूसरा हेड ऑफ स्टेट आएगा हम उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज दे बिलीव इन दिस थिंग, दे बिलीव इन अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट वी आर सपोज टू डू दिस। तो ये पहला सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। यहां से हमें इंटरनेशनल लॉ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं, जो मैंने कुछ डिस्कस भी किए टूरिज्म के हवाले से, सैटेलाइट्स के लॉन्च के हवाले से, इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करने के हवाले से। तो ये पहला सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। कस्टम्स हमने डिस्कस कर लिए, यहां तक समझ आ गई जी? लास्ट लेक्चर के में मैं दे दूंगा। यहां तक समझ आ गई? एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। अब ये जो कस्टम्स होते हैं इनमें कुछ, एक तो जनरल कस्टम्स होंगे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, बल्कि ऑल ऑफ स्टेट्स ऑलमोस्ट उसको फॉलो करेंगे। कुछ उसमें रीजनल या लोकल कस्टम्स भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट या क्लस्टर ऑफ स्टेट्स या कोई एक खास रीजन आपस में कोई कस्टम्स डिफाइन कर लें। जैसे यूरोप के अंदर है, उनने आपस में कस्टम्स डिफाइन किए हुए हैं दैट अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है या यूरोपियन नेशनल है, दे डोंट हैव टू टेक अ वीजा टू विजिट अनदर यूरोपियन कंट्री। वो बस टिकट लेते हैं और उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर उधर चले जाते हैं। जैसे कुछ खास ममालिक के बीच में ऐसी भी होती है कि जो आपको वीजा है वो अपॉन एंट्री अलाउ कर दिया जाता है कि आप टिकट लेकर बस अगले मुल्क पहुंच जाएं, जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपको वो वीजा देंगे 30 डेज का। ये कुछ रीजनल और लोकल कस्टम्स भी होते हैं जो कि हम इसी में ऐड करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, दैट इज ट्रीटीज। ट्रीटीज या इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हम इसे कह सकते हैं। ये एक तो कस्टम्स हमने पहले देख लिए, वो एक प्रोसेस है जहां से हम इंटरनेशनल लॉ लेते हैं। उससे भी ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा डेलिबरेट मेथड जो स्टेट्स इटसेल्फ खुद से एफर्ट पुट करके जो अडॉप्ट करती हैं वो है आर्टिकल 38 रेफर्स टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेदर जर्नल और पर्टिकुलर, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, एस्टैब्लिशिंग रूल्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। जो स्टेट्स उस इंटरनेशनल कन्वेंशन में शामिल होंगी, वो 5 स्टेट्स भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, आपस में जिसके ऊपर वो साइन करेंगी वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। ट्रीटीज, जिनको समटाइम्स हम एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, कन्वेंशंस भी कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ नोट्स भी कहते हैं, या प्रोटोकॉल बिटवीन स्टेट्स भी कहते हैं। समटाइम्स ये स्टेट्स के बीच में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी होती हैं। ये सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। हम इन्हें डिफरेंट नामों से जानते हैं, कभी पैक्ट्स कहा जाता है, कभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कहा जाता है, कभी चार्टर कहा जाता है, कभी स्टैट्यूट्स कहा जाता है, कभी डिक्लेरेशन कहा जाता है, कोवेनेंट्स कहा जाता है। डिफरेंट नाम इनके लिए कहे जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो मेन मकसद होता है वो सिमिलर ट्रांजैक्शन है। द क्रिएशन ऑफ रिटन एग्रीमेंट्स whereby the states participating bind themselves legally to act in a particular way.
to set up particular relations between themselves. वो जो states होंगी, अब यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटीज भी हो सकती हैं, वो आसियान की ट्रीटीज भी हो सकती हैं, वो सार्क कंट्रीज की भी ट्रीटीज हो सकती हैं, पैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो जो उसके ऊपर साइन करेंगे वो अपने आप को लीगली बाइंड कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का, उन कंट्रीज के लिए वो एक इंटरनेशनल लॉ बन गया. उसमें काफी कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बाकायदा एग्रीमेंट्स ले आउट किए जाते हैं, जिसमें बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाते हैं. इस तरह इसमें एंट्री होगी, मजीद नेशंस को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कुछ उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी. मतलब ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंड फॉर्म में दी हुई होती है. कुछ राइटर्स जो हैं, कुछ जो पब्लिसिस्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो ये कहते हैं कि ट्रीटीज कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. उसके पीछे वजह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके साथ सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं, इसके साथ कंसेंट मौजूद होता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का. ये वैसे ही आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं हो जाती, आप खुद से इनको अपने ऊपर बाइंडिंग करते हो. ट्रीटीज आर thus seen as superior to customs. कस्टम्स चूंकि आपने वो आउट ऑफ कर्टसी आपने अडॉप्ट किए हैं, ये लीगल बाइंडिंग आपके ऊपर होगी, आपने खुद से इनको अडॉप्ट किया है. As examples of important treaties, one may mention the Charter of the United Nations, the Geneva Convention on Treatment of Prisoners of War. वो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, वो भी हमारे इस लेक्चर में है. प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कि डिप्लोमेट्स को कैसे डील किया जाएगा. ये डिफरेंट वो ट्रीटीज हैं, ट्रीटीज की एग्जांपल्स हैं जो हम लोग कहीं पे कोट कर सकते हैं. दो सोर्सेज हम लोगों ने पढ़ लिए. तीसरा सोर्स है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. There is no doubt कि treaties और customs are the most important sources of international law. लेकिन इसके अलावा जो और चीजें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट नंबर आर्टिकल 38 में मेंशन्ड है, उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, ये थर्ड सोर्स है. ये दे आर सेल्डम मेंशन्ड इन जजमेंट्स. होता क्या है, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे अडॉप्ट किए जाते हैं जहां पे ये, अगर हम इनको आम अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो कानून की आम शिकें. हमारे कुछ ऐसे डोमेस्टिक लॉज होते हैं स्टेट्स के अंदर जिनमें हमने कुछ कानून डिफाइन किए हुए होते हैं. इवन जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो लॉज डिफाइन हुए हुए हैं उसमें कुछ हमने इस्लामिक इंजंक्शंस ऐड की हुई हैं, बाकी जितना भी है वो हमने वो लीगल सिस्टम जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम है उसी को हमने कॉपी किया हुआ है. दैट इज व्हाट इंटरनेशनल लॉ डज एज वेल. कहीं पे किसी जगह पे जाके लॉ के कानून के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी फॉलो किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. और ये करता कौन है? ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स करते हैं. ऑब्वियसली स्टेट्स तो आपस में नहीं करेंगी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली, वो कोई जुडिशियल बॉडी ही कर सकती है. वो कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या उसकी सब्सिडरी जो बॉडीज हैं वही कर सकती हैं. International law seldom adopts in its entirety a legal concept from a particular national legal system. International law ये नहीं, अब मतलब हमने कह तो दिया कि किसी एक डोमेस्टिक लॉ से हम कोई जर्नल कानून उठाकर इंटरनेशनल लॉ में अप्लाई करते हैं, लेकिन वो पूरे का पूरा कानून एज इट इज हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसका कॉन्सेप्ट जस्ट अप्लाई करेंगे कि ये चूंकि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉमन ह्यूमन बींग्स के बीच में इंटरेक्शन के लिए ये कॉमनली नॉन रूल है, तो उसको अप्लाई करते हुए हम ये डिसीजन कर सकते हैं. Instead, the search is for a principle which is one form or another is recognized in a wide range of national legal systems. वो एक कॉमन सा असूल देखा जाता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं. समटाइम्स क्या होता है, किसी सिस्टम ऑफ लॉ के अंडर रहते हुए ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे आपको एग्जैक्ट कोई एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसके लिए आज तक लेजिस्लेशन ही नहीं हुई, जिसके लिए आज तक कानून ही नहीं बना, जिसके लिए कोई ऐसा लीगल पॉइंट ही नहीं है जो उसको डील करे, कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जो उस स्पेसिफिक पॉइंट को कवर करे, कोई ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट मौजूद नहीं है, कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होता. तो ऐसे इंस्टेंसेस में होता क्या है
जज प्रोसीड करते हैं किसी एक और रूल से जो उससे रेलिवेंट हो, वहां से एनालॉजी क्रिएट करते हैं, उसको उससे रिलेट करते हैं एग्जिस्टिंग रूल से, और उसको करेंगे क्या, जर्नल प्रिंसिपल या उसको लीगल सिस्टम में अडॉप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं छोटे लेवल की मिसाल दे रहा हूं डोमेस्टिक लॉ की। खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ लोग हॉस्पिटल से बच्चे उठाते हैं, उन बच्चों की को ले जाते हैं, फिर कुछ ऐसे लोग जो अमीर होते हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं होती, उनको सेल करते हैं। अब इस स्पेसिफिक फिनोमिना के लिए अगर हम हिस्ट्री में थोड़े से पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशंस हैं, जो लॉज हैं, उसमें कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं था जो बाकायदा इस पूरे फिनोमिना को डील करे कि बच्चा अगवा करके किसी और को सेल करना। तो जज फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। जज क्या करेंगे? जज एक कानून उठाएंगे ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट वायलेशन हुई जी कि बच्चे को आपने उसकी मां से जुदा किया। दूसरा कानून उठाएंगे अगवाकारी का। तीसरा कानून उठाएंगे इलीगल सेलिंग का। चौथा कानून उठाएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। इन सारे कवानीन को उठाकर एनालॉजी कायम करके उसके ऊपर अप्लाई करके उसको कोई पनिशमेंट दे देंगे, बजाय इसके कि ये कहें कि इसके लिए तो कोई लॉ ही कोई नहीं है, पहले हम पार्लियामेंट को कहते हैं कोई लॉ बनाए, उसके बाद फिर इस चीज का डिसीजन होगा। सेम हैपेंस इन इंटरनेशनल लॉ। समटाइम्स कोई ऐसा वाकया हो गया जिसके लिए कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, जिसके लिए कोई लॉ मौजूद नहीं है, तो फिर होगा क्या, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को उठाया जाएगा, उनसे कुछ एनालॉजी डिड्यूस की जाएगी, उसको उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा उसके लिए। और डोमेस्टिक लॉ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने के कम चांसेस होते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक लॉ कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। हर 5 साल 3 साल के बाद एक नई लेजिस्लेचर आता है, वो नई कानून साजी मुसलसल करते रहते हैं, एवोल्यूशन चलती रहती है। इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, उसके लिए इतनी ज्यादा लेजिस्लेशंस नहीं हो रही होती, तो उसमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की। ये थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। यहां तक समझ आ गई? अच्छा जी, अच्छा जी। नेक्स्ट सोर्स, क्वेश्चंस हमेशा एंड पे आते हैं। ये जो नए आने वाले लोग हैं ना, इनको ये चीज नहीं समझ आती। क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा एंड पे है, बीच में आपने क्वेश्चंस नहीं पूछने। नेक्स्ट सोर्स इज इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी ये होती है, 13th और 14th सेंचुरी में इंग्लैंड की कोर्ट्स में एक कॉमन लॉ डेवलप किया गया, एक सिस्टम डेवलप किया गया कि वो केसेस को एक्सेप्ट करेंगे, केसेस को डिसाइड करेंगे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ शेप्ड एंड डेवलप्ड इन प्रीसीडिंग केसेस। मतलब प्रेसिडेंट की बेस पर वो ये डिसाइड करेंगे कि हमने कोई केस एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर डिसीजन देनी है या नहीं देनी है। फिर उससे होता क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि प्लीड करना, यानी कि कोर्ट में अपनी रिड्रेसल के लिए एप्लीकेशन देना, वो ही काफी प्रॉब्लमैटिक हो गया। कुछ खास केसेस जो थे वो ही कोर्ट में जाते थे, जो उस प्रेसिडेंट के ऊपर अप्लाई होते थे। जो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, जो लीगल रिड्रेसल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, वो प्रॉब्लम होती थी। जो इससे प्रॉब्लम, जिन सिटीजन्स को प्रॉब्लम हुई, उनके कुछ ऑब्वियसली ऐसे लोग भी थे जिनकी वैलिड कंप्लेंट्स थी, वो डिसमिस की जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो प्लीडिंग टेक्निकलिटीज की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या, अगर कोई बंदा कंप्लेंट करता है, उसकी कंप्लेंट डिनाई कर दी जाती है, डिसमिस की जाती है, तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कोई प्रेसिडेंट उसकी उस जैसा कोई पहले केस नहीं हुआ, इसलिए उसको रिलीफ नहीं मिला।
ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग थे उन्होंने किंग के साथ राब्ता किया, जो किंग ऑफ इंग्लैंड था। उसने क्या किया कि इस तरह की जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट थी उसको रॉयल कोर्ट, जिसको चांसरी का नाम दिया गया था, उसकी तरफ उसने रेफर कर दिया। ये जो चांसरी थी, इट वाज हेडेड बाय अ चांसलर हु पोजेस्ड द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड ऑर्डर रिलीफ अकॉर्डिंग टू हिज कंसाइंस। अब अपनी जो उसका जमीर था उसके अकॉर्डिंगली उसने वो चीजें डिसाइड करनी होती थी अपने चीजों के मुताबिक। लॉ के अंदर अगर हम लॉ ऑफ इक्विटी देखें ना, मेरे पास ये डिक्शनरी खुली हुई है, इट सेज अ लीगल ट्रेडिशन डीलिंग विद फेयरनेस एंड एथिक्स। मतलब इन दो चीजों की बेस पर फाकुम बैनन नास बिल हक, लोगों में सच्चाई की बेस पर हुक्म जारी करो। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर ये लिखा हुआ है। तो आपने इक्विटी की बेस पर, वो कंसाइंस की बेस पर उसने ये डिसाइड करना होता था जो चांसलर था। जो चांसलर डिसीजन देता था उसने कॉमन लॉ को मद्देनजर नहीं रखना होता था, बिकॉज अगर कॉमन लॉ को मद्देनजर रखना है तो फिर तो वो सीधे कोर्ट में जाए ना। एंड दे बिकेम द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इक्विटी। ये जो चांसलर जो भी कोई डिसीजन देता था, दे बिकेम द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी। अब यही इक्विटी का लॉ इंटरनेशनल सिनेरियो में भी अप्लाई किया जाता है। बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई किया गया। रन ऑफ कुछ जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आर्बिट्रेशन का केस था 1968 में, उसमें ट्राइब्यूनल इस चीज के ऊपर एग्री किया था दैट इक्विटी फॉर्म्ड पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमें कहां से ये पता चलता है कि ये भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है? यानी कि एनी डिसीजन दैट यू मेक based upon conscience, based upon ethics, based upon morality, based upon fairness, वो भी इंटरनेशनल लॉ में कंसीडर की जाएगी। ये हो गया इक्विटी। इसके बाद आती हैं जुडिशियल डिसीजंस। अब ये सब्सिडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आ गया। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं रहे। सब्सिडरी सोर्स क्या है? मतलब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Although these are, in the words of Article 38, to be utilized as subsidiary means for the determination of rules of law rather than as an actual source of law, जो judicial decisions होंगे वो subsidiary source के तौर पर लिए जाएंगे। यानी कि अगर actual कोई law मौजूद है तो फिर आप judicial decisions की तरफ नहीं आएंगे। अगर actual law नहीं है तो फिर आप judicial decisions की तरफ भी आ सकते हैं। Judicial decisions can be of immense importance. States in dispute जब स्टेट्स आपस में डिस्प्यूट में होती हैं, जब ये पाकिस्तान का इसके ऊपर ये जो डिस्प्यूट चल रहा था ना, हमारा क्या नाम है उसका, इंडिया का जो हमने पकड़ा हुआ था जासूस, उसका क्या नाम है, उसके ऊपर जो हमारा केस चल रहा था, तो उसके ऊपर जो दोनों साइडें अपना अपना नजरिया देती हैं, जो अपना अपना व्यू देती हैं, वो जो परमानेंट कोर्ट्स हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, उनकी जो पुरानी डिसीजंस हैं उनको रेफरेंस के तौर पर लेती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुद से क्लोजली एग्जामिन करती है अपने प्रीवियस डिसीजंस, अपना जो उनका जुडिशियल प्रेसिडेंट है उसके अकॉर्डिंगली, कि ये ना हो कि पहले हमने एक तरह के फैसले में कोई और डिसीजन दिया हो और अब उसी तरह के फैसले में हम कोई और डिसीजन दे दें। इस तरह का वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। बट जस्ट एज ऑर्डिनरी लॉ, जजेस क्रिएट लॉ इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग इट। जब आप लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होते हो तो आप नए लॉज भी क्रिएट कर रहे होते हो। लॉज की इंटरप्रिटेशन, उसी को जुडिशियल डिसीजन कहते हैं, उसी को प्रेसिडेंट कायम करना कहते हैं। सो द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समटाइम्स डू अ लिटिल मोर देन मेयरली डिटरमिन इट। तो समटाइम्स वो ये नहीं करते कि सिर्फ और सिर्फ कह दें जी कि ये इस तरह का है या इस तरह का हमने डिसीजन लेना है या ये डिसीजन लेना है। वो प्रेसिडेंट को रेफरेंस बनाते हैं। जो पुरानी जुडिशियल डिसीजन हुई हुई होती हैं, जो पुरानी जजेस ने डिसीजन दी हुई होती हैं इंटरनेशनल केसेस में, इवन जो डोमेस्टिक जजेस ने डिसीजन दी होती हैं, उनको भी, उन जुडिशियल डिसीजंस को भी वो लेकर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को वो डील कर सकते हैं। ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स है, जुडिशियल डिसीजंस। यहां तक समझ आ गई? लेक्चर एंड होने वाला है और मैं व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट मीटिंग के लिए स्केड्यूल करके, स्केड्यूल
11:40 सेट से 12 तक, सेट, डन। इसका मैं आपको भेज रहा हूँ, सॉरी इधर चला गया हूँ। इनवाइटीज कॉपी टू क्लिपबोर्ड, व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दूँ। व्हाट्सएप पे मैंने दोनों को भेज दिया जी। जैसे ही क्लास एंड होती है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। द नेक्स्ट वन, अच्छा जुडिशियल डिसीजंस हो गए। इसके बाद आते हैं एक मिनट रुक जाएं जी यारा, ये जो बीच में, हाँ अच्छा जी। अगला हमारा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सब्सिडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज द ऑथर्स। आर्टिकल 38 ये कहता है कि सब्सिडरी मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ द टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स ऑफ द वेरियस नेशंस। डिफरेंट अकवाम से जो हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स होंगे, राइटर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी टीचिंग्स को भी हम इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जेंटिली, ग्रोशियस, इसके अलावा भी कुछ हैं। हम अगर मुझे टाइम मिला तो हम लोग वो मॉडर्न जो एरा है ना, उसमें पॉजिटिविज्म और नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के भी कुछ हैं राइटर्स, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन लोगों को दे आर कंसिडर्ड एज सुप्रीम अथॉरिटीज ऑफ द 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरीज। उन्होंने स्कोप, फॉर्म और कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया। बुक्स जो लिखी जाती हैं, they are important as a way of arranging and putting into focus the structure and form of international law and elucidating the nature, the history, the practices and rules of international law। जो हम different authors की किताबें पढ़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूं किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की आप किताब पढ़ेंगे तो वो बेसिकली प्रॉपरली एलुसिडेट कर सकेगी, प्रॉपरली हिस्ट्री को डिफाइन कर सकेगी, प्रॉपरली आपको बेस से ऊपर लेकर चले आएगी। Academic writings also have a useful role to play in stimulating thought about the values and aims of international law, as well as pointing out the defects that exist within the system and making suggestions as to the future। आज के दौर में भी चूंकि इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हो रहा है, नई चीजें बन रही हैं, तो नए जो राइटर्स होंगे, नई जो चीजें वो सुजेस्ट करेंगे, उनको भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बनाया जा सकता है। वो भी इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा द इंटरनेशनल लॉ कमीशन भी एक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली इन 1947 with the declared object of promoting the progressive development of international law and its codification। इसमें बेसिकली 34 मेंबर स्टेट्स हैं, डिफरेंट एरिया से, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, who remain in office for 5 years each and who are appointed from lists submitted by national governments। मतलब पाकिस्तान से भी जो गवर्नमेंट डिफाइन